सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। किस कैबिनेट में यह निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए यह फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी नौकाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते हैं कि कच्चा तीवू द्वीप इन लोगों ने स्वयं श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को श्रीलंका ने फांसी की सजा दे दी थी। मैं उनको भी जिंदा वापस लेकर आया था। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ मछुआरों को नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसका संबंध किस परिवार से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि तमिलनाडु के एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मुख्य मानदंड हैं। पहला, पारिवारिक राजनीति, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा तमिल संस्कृति का विरोध। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी के उस दलील पर गौर किया था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने रखी गई फाइलें सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश 2 लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं। पिछले हफ्ते ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव के बयान जारी कर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी की नजर में मां, बहन, बेटी की क्या सोच है, ये किसी से छुपा नहीं है। महासचिव ने कहा कि सरायकेला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो कहा वह महिलाओं के लिए अपमानित करना जैसा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपकी सोच क्या है? क्या सोच लेकर झारखंड आए हैं? क्या यही सोच पीएम का भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं? कुछ दिन पूर्व हमने इसी भाषा का विरोध जताया था। उत्तर प्रदेश में आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, पुलिस इस पर तत्काल संज्ञान ले और जेल भेजे। बता दें कि जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड के बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जुबान फिसल गई और उन्होंने ऐसी बात कह दी जो झारखंड के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब वे गीता सीता का झारखंड में क्या असर होगा इसका जवाब देने लगे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि दोनों सीटें हमारी पक्की हैं, सीता गीता जीत दर्ज करेंगी। इसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं से अपना जुड़ाव के बारे में बताने लगे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बात करते के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। उन्होंने कहा कि मैं स्कूटर पर काम किया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी तो किसी जिले में अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने की कोशिश की थी। जितना समय मुझे उस जिले में पहुंचने में लगा उतना लगाया है, फिर कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा कर लेकर आया हूँ। अगली खबर, योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादन को लेकर बड़े बड़े दांव करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। इस पर शीर्ष अदालत ने उन पर जमकर फटकार भी लगाई है। कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि वे विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफी सिर्फ कागजों के लिए है, हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं।
समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुना चुकी है। अदालत ने दोनों को उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कहा था कि यह पूर्ण अवहेलना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं, देश भर की अदालतों से पारित हर आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। अदालत ने कहा था कि आपको अदालत में दिए गए आश्वासनों का पालन करना होगा। आपने हर सीमा लांघ कर रख दी है। वहीं अदालत ने केंद्र पर भी सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि आश्चर्य की बात यह है कि जब पतंजलि यह कहकर शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया। रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने अदालत से योग गुरु रामदेव की मौजूदगी की और उनके बिना शर्त माफी मांगने पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। अगली खबर, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल को पीलीभीत से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से सपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। रैली में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिसमें दोनों पार्टियों के समर्थक एक साथ नजर आएंगे। सीट बंटवारे समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश में सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट दी गई है। पीलीभीत के बाद अखिलेश यादव का नगीना और बिजनौर में रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर सपा कांग्रेस की महारैली होगी। पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। एक रणनीति के तहत अखिलेश यादव इस सीट से प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं, जिस भी सीट पर सपा कभी भी नहीं जीती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा वहां से मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट देने से इनकार कर दिया है। भगवंत सरन गंगवार पीलीभीत सीट पर सपा के उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। ज्ञात हो कि पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीलीभीत की एक रैली को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। अगली खबर, होली के पर्व पर बाबा महाकाल के गर्भगृह में केमिकल गुलाल के कारण हुए भीषण अग्निकांड में एक सेवक की मौत हो गई है। बुधवार सुबह मुंबई के अस्पताल में उपचार ले रहे बाबा महाकाल के सेवक सत्यनारायण सोनी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में पुजारी, कर्मचारी और कुल 14 सेवक गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस अग्निकांड के बाद झुलसे सभी लोगों का उपचार के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार रात तक तो इस अग्निकांड में झुलसे सभी लोग स्वस्थ थे, लेकिन बुधवार सुबह मुंबई के अस्पताल में उपचार ले रहे बाबा महाकाल के सेवक सत्यनारायण सोनी की उपचार के दौरान मौत हो गई है। गौरतलब है कि महाकाल के मंदिर में 25 मार्च की सुबह 5:45 बजे भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई थी। इसमें पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए थे। घायलों में 9 को इंदौर रेफर किया गया था, 5 का इलाज उज्जैन में ही चल रहा था। इस मामले में गंभीर रूप से झुलसने के कारण 80 वर्षीय सत्यनारायण को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से पिछले दिनों अच्छे उपचार के लिए मुंबई के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि सत्यनारायण सोनी बाबा महाकाल के सच्चे सेवक थे, जो कि भस्म आरती में सफाई करना हो, पूजन सामग्री एकत्रित करना हो या अन्य कोई भी काम हमेशा हर कार्य के लिए तैयार रहते थे। महाकाल मंदिर के पुजारी बताते हैं कि बाबा महाकाल की पूजा करने के लिए भले ही कोई भी पुजारी का समय चल रहा हो, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में सत्यनारायण सेवा देने के लिए जरूर मौजूद रहते थे। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में झुलसे पुजारी मनोज शर्मा, पुजारी संजय शर्मा और सेवक चिंतामण का इलाज भी अभी भी इंदौर के अरविंदो अस्पताल में जारी है। आखिरी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा से लौटते वक्त भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। लौटते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भीषण दुर्घटना में पटोले की कार के पचखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन सौभाग्य से उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं और वे अपनी जान बचाकर दुर्घटना से बचने में सफल रहे हैं। मंगलवार की देर रात भंडारा गोदिया संसदीय क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम से लौटते समय कांग्रेस उम्मीदवार प्रशांत पटोले कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले के साथ एक भयानक क्षण का सामना कर पड़ा, जब एक तेज रफ्तार ट्रक उनके वाहन से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से पटोले को केवल मामूली चोटें आई हैं। 25 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भंडारा गोदिया लोकसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील एजेंडे का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर प्रशांत पटोले निर्वाचन क्षेत्र के हर गाँव में मतदाताओं से जुड़ने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। पटोले विभिन्न बैठकों और सभाओं के माध्यम से सब मतदाताओं से अपना मत अधिकार का परिश्रम पूर्वक उपयोग करने का आग्रह कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।